नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहताब को अनुच्छेद 95(1) के तहत लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। यानी 18वीं लोकसभा का स्थायी स्पीकर नियुक्त होने तक मेहताब ही स्पीकर की जिम्मेदारी निभाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बता दें कि भर्तृहरि मेहताब बीजू जनता दल के नेता हैं और 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और इस बार उन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा कि परंपरा के अनुसार सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरा करने वाले सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है ताकि वो संसद के पहले 2 दिनों में चुनकर आए सांसदों को शपथ दिला सके। और 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश और भाजपा के वीरेंद्र कुमार हैं, जो अब अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और चूंकि वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, अब ऐसे में कायदे से के सुरेश को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए था। इसकी बजाय 7 बार सांसद रह चुके भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। वे 6 बार बीजेडी सांसद रहे और अब भाजपा सांसद हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संसदीय मानदंडों को नष्ट करने के एक और प्रयास में भर्तृहरि मेहताब 7 बार के सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जो के सुरेश की जगह लेंगे, जो कि अपना 8वां कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह एक निर्विवाद मानदंड है कि अध्यक्ष के विधिवत निर्वाचित होने से पहले सबसे वरिष्ठ सांसद सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। यह हमारी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है कि समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के नेता के सुरेश ने 8 बार संसद बनने की है उपलब्धि हासिल की है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने के सुरेश को क्यों नजरअंदाज किया। वह कौन सा कारक था जिसने उन्हें इस पद के लिए अयोग्य ठहराया? क्या इस निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई गहरे मुद्दे हैं? शायद योग्यता और वरिष्ठता से परे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अदालत ने बिहार सरकार की ओर से 2023 में पारित आरक्षण कोटा बढ़ाने के संशोधन पर रोक लगा दी है। बता दें कि बिहार सरकार ने साल 2023 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिहार सरकार के इस फैसले को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। वहीं हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कल गुरुवार 21 जून को चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बढ़े हुए आरक्षण कोटे को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार में आरक्षण की सीमा पर आए फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इससे आहत हुए हैं। पता नहीं इस मुद्दे पर जेडीयू के लोग और मुख्यमंत्री ने चुप्पी क्यों साध रखी है। तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वंचित शोषित समाज को उनका हक दिलाएगी। हम मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि सर्वदलीय टीम बनाकर प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात कराएं और इसे शेड्यूल लाइन में डाला जाए। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल बिहार विधानसभा द्वारा पारित उस अधिनियम को अभी रद्द कर दिया जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट का कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन हो रहा था। कांग्रेस नेता ने आगे सवाल करते हुए लिखा कि क्या बिहार सरकार अब तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? क्या केंद्र की एनडीए सरकार इस अपील के पीछे गंभीरता के साथ पूरी ताकत लगाएगी? क्या संसद को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द चर्चा का मौका मिलेगा?
तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद कल पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक युवा कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को कई विकास की सौगात देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वह समय दूर नहीं है जब आप अपने वोट से सरकार चुन सकते हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि वह दिन भी दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में अपना भविष्य खुद तय कर सकता है। दुनिया भर में आज शुक्रवार 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच योग दिवस मनाने से पहले पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल गुरुवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां की गर्भवती सरकारी कर्मचारियों को योग दिवस के कार्यक्रम में आने के लिए धमकाया गया। उनसे कहा गया कि वे या तो 21 जून को इवेंट में आकर योग करें या फिर उनकी नौकरी से हाथ धोएं। महबूबा मुफ्ती ने एक्स हैंडल पर लिखा कि यहां तक कि गर्भवती महिला कर्मचारियों को भी बख्शा नहीं गया। प्रेग्नेंट कर्मचारियों को नौकरी खोने या कार्यक्रम में शामिल होने के बीच चयन करने की धमकी दी गई। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने योग दिवस 2024 के अवसर को लेकर लोगों में डर पैदा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि योग दिवस से एक दिन पहले सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों को भी विषम समय में विभिन्न स्थानों पर मौजूद होने का आदेश दिया गया। हालांकि महबूबा मुफ्ती के आरोपों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिरे से खारिज किया है। प्रशासन ने बताया कि सभी प्रतिभागियों ने स्वेच्छा से योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात कही और किसी भी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल गुरुवार को जमानत दे दी है। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने मीडिया से बात करते हुए जमानत दिए जाने की पुष्टि की। बता दें कि अवकाश जज न्यायबिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का आदेश पारित किया है और वह आज शुक्रवार दोपहर तक तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इस खबर को सुनकर हम सब उत्साहित हैं। वहीं पंजाब के मंत्री और आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मैं इसके लिए देश की न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल पर झूठा केस किया गया था तो आज उस पर कोर्ट का फैसला आया। आज न्याय की जीत हुई है। इसके अलावा एक अन्य पंजाब के मंत्री और आप नेता हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले एक नेता को जेल में डालना, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो मौजूदा सरकार थी वो हमारी पार्टी को रोकना चाहती थी। वह नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकें और आज उनकी रिहाई से लोकतंत्र की जीत हुई है। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्त हो गए, इसलिए अभियोजन पक्ष की नज़र से अब उन्हें जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, बधाई हो, केजरीवाल को जमानत मिल गई, बहुत समय से लंबित थी। सिब्बल ने कहा कि चुनाव समाप्त हो गए हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से अब उन्हें जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यायिक व्यवस्था अनुचित रही है। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब पीने से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में अधिकतर लोग करुणापुरम के रहने वाले हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अधिकारी मरने वालों की संख्या कम बता रहे हैं। जिनकी मौत अस्पताल में नहीं हुई उन्हें नहीं गिना जा रहा। मामले को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कल गुरुवार सुबह एक मीटिंग की और साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि कल्लाकुरुची में हुई घटना से मैं आहत हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं खुद इस घटना पर नज़र रख रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में भर्ती लोगों का बेहतर इलाज कराया जा रहा है। मैंने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। सरकार ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा कल्लाकुरुची के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया है और पुलिस उपाधीक्षक सहित 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गोकुलदास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का भी गठन किया। आयोग 3 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में अवैध शराब से हुई मौतों की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।